पटेलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। रिधिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिधिमा का एक ही सपना था कि वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन रिधिमा के पिता एक मछुआरे थे और वो मछलियाँ बेचकर अपने घर का बहुत मुश्किलों से पालन पोषण करते थे। कभी कभी रिधिमा भी अपने पिता के साथ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप है कि मेरी बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पिताजी, मुझे स्कूल जाना है। रिधिमा अपने पिताजी से स्कूल जाने की जिद करती रहती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी रिधिमा के पिता रिधिमा की बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपने घर की गरीबी को अच्छी तरह से जानते थे कि वो रिधिमा को नहीं पढ़ा सकते। 2 समय का खाना जुटाना ही उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही रिधिमा के पिता हरेंद्र मछलियाँ बेच रहे थे कि तभी एक औरत वहाँ पर आती है। भैया, मछलियाँ कैसे दी? देखो बहन जी, सभी मछली का रेट अलग अलग है। ये वाली 50 की है और ये वाली 70 की और ये वाली 40 की। ठीक है भैया, 2-2 किलो सब में से तौल दो। हाँ ठीक है, ये लो पैसे। बहन जी, पैसे तो पूरे हैं ना, क्योंकि मुझे हिसाब किताब नहीं आता। हाँ, मुझे पता है, तुम जैसे मछुआरे अनपढ़ ही हो सकते हैं, तुम्हें पढ़ना लिखना कहाँ से आता होगा, इसलिए मैंने पूरे पैसे दिए हैं, रख लो। रुकिए पिताजी, मुझे पैसे कम लग रहे हैं, दिखाइए कितने पैसे हैं। अरे ये पैसे तो बहुत कम है। आंटी जी, आप मेरे पिताजी को बेवकूफ कैसे बना सकती हैं? आपने पैसे बहुत कम दिए हैं। माना कि पिताजी अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो ग्राहक की ईमानदारी पर रहते हैं और आप एक गरीब मछुआरे से बेईमानी कर रही हैं। पैसे पूरे दीजिए। अच्छा, तेरे पिता तो अनपढ़ है, तो तू कौन सी कलेक्टर है? तुझे भी हिसाब किताब जोड़ना नहीं आता। मैंने पूरे पैसे दिए हैं। एक तो तुम अनपढ़ लोगों को कुछ आता जाता है नहीं, हिसाब किताब जोड़ तोड़ तो सकते नहीं है, और चले हो हम जैसे अमीर पढ़े लिखे लोगों को ये बताने के लिए कि हमने पैसे पूरे नहीं दिए। देख लड़की, तू भी हिसाब किताब नहीं जानती, तू भी अनपढ़ है। मैंने पैसे पूरे दिए हैं, किसी से भी हिसाब जुड़वा लेना, और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुझे समझाने के लिए। माना कि मैं गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, लेकिन मैंने खुद से इतनी पढ़ाई की है, इतना सीख लिया है, मुझे हिसाब किताब पूरा करना आता है। आपने सारी मछलियों के 150 रुपए दिए हैं, जबकि इतने नहीं होते। आपने 3 तरह की मछलियों में से 2-2 किलो लिए हैं और तीनों के रेट अलग अलग है। 50 वाली के 100 हुए, 70 वाली के 140 और 40 वाली के 80। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए, कितने हुए बताइए। सबके 320, ठीक कहा ना? और आपने 150 रुपए दिए हैं। चलिए जल्दी से सारे पैसे निकालिए। वो ठग औरत हरिंदर को अनपढ़ समझकर उसे बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन रिधिमा की समझदारी से उसके पिता ठगे नहीं जाते और वो औरत पूरे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रिधिमा के पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, हमारी बिटिया तो बड़ी होशियार है, हिसाब किताब की पक्की है। मैंने तो सोच लिया है कि अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हो स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा होती है, और वो बैग कॉपी वो सब कितना महंगा आता है। हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। रिधिमा तो पागल है, वो तो सपना देखती है स्कूल जाने का, और अब आप भी सपना देखने लगे अपनी बेटी को स्कूल भेजने का। बस रहने दीजिए, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। हम जैसे गरीब सिर्फ सपना ही देख सकते हैं।
अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा। सच पिताजी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। पिताजी पिताजी, आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हो। मैं स्कूल जाऊंगी, क्या मैं सच में स्कूल जाऊंगी? हाँ बेटा हाँ। सुना माँ आपने, पिताजी क्या कह रही हैं? मैं स्कूल जाऊंगी, सब बच्चों की तरह बैग टांगूंगी, ड्रेस पहनूंगी और स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। रिधिमा के माता पिता रिधिमा की ये खुशी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और रिधिमा खुशी के मारे खाना भी नहीं खाती। अगली सुबह हरिंदर के पास जो भी जमा पूंजी थी वो इकट्ठा करते हैं और अपनी पत्नी के कंगन बेचते हैं और रिधिमा का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। रिधिमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो पढ़ने आ जाती है। रिधिमा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। टीचर जो भी एक बार समझाती थी वो तुरंत ही समझ जाया करती थी। उसे दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बच्चों, आज तो ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। नहीं मैम, कुछ भी तो समझ में नहीं आया। सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया। एक बार दोबारा से समझा दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो मैम, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। एक बार दोबारा से समझा दीजिए। ओके, दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया? नो मैम, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैम, मुझे लगता है कि हमें इस चैप्टर को छोड़ देना चाहिए और दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर तो समझ में आएगा ही नहीं। क्या पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे कुछ भी समझ में आ रहा हो? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ ये चैप्टर समझाते समझाते, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों का दिमाग है या फिर दिमाग में भूसा भरा हुआ है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैम, मुझे ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। देखो तो, एक गरीब स्टूडेंट कैसे कह रही है कि इसे पूरा चैप्टर समझ में आ गया। हमें 3 दिन हो गए इस चैप्टर को समझते समझते, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और तो कल की आई एक गरीब स्टूडेंट, तुझे एक ही दिन में ये चैप्टर समझ में आ गया। किसी और को बेवकूफ बनाना, हमें नहीं। मैम, ये झूठ बोल रही है अपने आप को आपकी नजरों में अच्छा बनाने के लिए। जब हम सब स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो इसे कैसे समझ में आ गया? झूठी स्टूडेंट। मैं झूठ नहीं बोलती। माँ कहती है झूठ बोलना बुरी बात है, और मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मुझे पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। मैम, आप जहाँ से भी पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं, और मैं अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो यहाँ पर आओ और ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाओ। क्लास टीचर के कहने पर रिधिमा अपनी बुक उठाती है और पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने लगती है। रिधिमा बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। जो क्लास के बच्चों को 2 दिन से समझ में नहीं आ रहा था, रिधिमा वो एक ही दिन में इतनी अच्छी तरह से समझ जाती है, और वो भी इतनी अच्छी तरह से क्लास में एक्सप्लेन भी कर देती है। क्लास टीचर उसके लिए क्लैपिंग करवाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करती है। रिधिमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मैं परेशान हो चुकी थी कि कहीं मेरे समझाने में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो ठीक तरह से ही समझा रही थी, लेकिन मेरे समझाने में कोई कमी नहीं थी। ये बच्चे ही नालायक है, इन्हें ही पढ़ने का कोई शौक नहीं है। रिधिमा, सच में तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। एक ही दिन में तुमने इतनी अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को समझ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आज से तुम इस क्लास की मॉनिटर हो। सभी बच्चों को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, और जो मैं तुम्हें समझाऊं, मेरे बाद तुम इन सब बच्चों को समझाना। कर लोगी ना?
रिधिमा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि स्कूल के पहले ही दिन उसकी इतनी ज्यादा तारीफ हुई, लेकिन क्लास की मॉनिटर जो अब से पहले थी वो ये सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है। रिधिमा की बच्ची, तू होती कौन है इस क्लास की मॉनिटर बनने वाली? हमेशा से मैं इस क्लास की मॉनिटर रही हूँ, तो मैं ही रहूँगी। सभी स्टूडेंट मेरी बात कान खोल कर सुनो। क्या तुम मछली बेचने वाली की बेटी की बात मानोगे? वो गरीब, इसका बाप मछली बेचता है, इसके अंदर से मछली की बू आती है। पहली मॉनिटर बबीता सभी स्टूडेंट्स को रिधिमा के खिलाफ भड़का देती है। फिर अगले दिन जब रिधिमा क्लास में आती है तो सभी बच्चे उससे दूर दूर भागते हैं। कोई मुझे अपने पास क्यों नहीं बिठा रहा? अगर कोई मुझे अपने पास नहीं बिठाएगा तो मैं कहाँ बैठूंगी? एक डेस्क पर दो बच्चे बैठते हैं। क्योंकि तुम मछुआरे की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से मछली की बू आती है। पता नहीं नहाती भी हो या नहीं। पीछे हटो, हम तुम्हें अपने पास नहीं बिठाएंगे और न ही कोई तुम्हारी बात मानेगा। मॉनिटर होगी तुम अपने घर की, हमारी नहीं। हमेशा से मैं ही मॉनिटर रही हूँ, तो मैं ही मॉनिटर रहूँगी। देखो बबीता, मुझे मैम ने मॉनिटर बनाया है और तुम सबको मेरी बात माननी ही होगी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी। देखो देखो, ये कैसे हुक्म चला रही है तुम सब पर। मैंने कभी किसी का भी नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा, लेकिन ये कैसे ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखने की धमकी दे रही है? मछुआरे की बेटी, खड़ूस, बदतमीज। सभी बच्चे शोर कर रहे थे और वो रिधिमा को अपने पास भी नहीं बिठा रहे थे और उसे मछुआरे की बेटी कह कह कर चिढ़ा रहे थे। और जब क्लास टीचर पढ़ाने आती है और वो सबका नाम ब्लैक बोर्ड पर देखती है तो वो सबको पूरे पीरियड खड़ा करती है। आजकल तुम सभी बहुत शरारत करने लगी हो, पढ़ाई तो बिल्कुल करती ही नहीं हो। अगर मैं कुछ समझाती हूँ तो समझती भी नहीं हो। मैंने रिधिमा को मॉनिटर बनाकर बिल्कुल ठीक किया। वो खुद भी पढ़ती है और दूसरों को पढ़ने के लिए भी कहती है। अब तुम सभी इसी तरह खड़े होकर पढ़ती रहोगी, यही सजा है तुम्हारी। क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को इसी तरह खड़ा करके पढ़ाती है और रिधिमा बैठकर पढ़ाई कर रही थी। और जब उनका पीरियड पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी बबीता सभी स्टूडेंट से कहती है, अगर ये गरीब मछुआरे की बेटी इसी स्कूल में पढ़ती रही तो हमारे मौज मस्ती करने वाले दिन गए। जब मैं मॉनिटर थी तो सभी स्टूडेंट्स कैसे मौज मस्ती करते थे, लेकिन इस पढ़ाकू की वजह से हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। बस 24 घंटे पढ़ते रहेंगे। क्या तुम सभी 24 घंटे पढ़ना चाहती हो? अरे नहीं बबीता, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। तेरी वजह से हमें बहुत मौज मस्ती करने का समय मिलता था, लेकिन इस पढ़ाकू की वजह से हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तू ठीक कह रही है, हमें इस मछुआरे की बेटी को रास्ते से हटाना ही होगा। छुट्टी हो जाने के बाद रिधिमा अपने घर जा रही थी कि तभी बबीता और उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही रास्ते में एक नदी आती है तो बबीता पीछे से रिधिमा को धक्का दे देती है। अरे अरे, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगी। कोई है, मुझे बचाओ। वैसे तो ये मछुआरे की बेटी है और इसे तैरना भी नहीं आता। चलो अच्छा ही है, अब इस पढ़ाकू स्टूडेंट से हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। अब हम आसानी से मौज मस्ती कर सकते हैं। बबीता और वो सभी स्टूडेंट्स बेचारी रिधिमा को नदी में धक्का देकर और उसे डूबता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। रिधिमा नदी में बहते हुए नदी की दूसरी ओर पहुँच जाती है। तभी उसे वहाँ पर सीढ़ियाँ नजर आती हैं। नदी के पास सीढ़ियाँ देखकर रिधिमा चौंक जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है तो वो सीधा बादलों में पहुँच जाती है। ये दृश्य देखकर रिधिमा के तो होश ही उड़ जाते हैं।
क्योंकि बादलों में एक गुलाब के फूल का बना हुआ आलीशान स्कूल था। और वो गुलाब फूल का आलीशान स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं था, बल्कि वो परियों का गुलाब फूल का जादुई स्कूल था, जहाँ पर परियों को जादुई शक्तियाँ सिखाई जाती थी। मैं ये कहाँ पर हूँ? ये सुंदर सुंदर बादलों के बीच ये कितना सुंदर गुलाब फूल का स्कूल है और यहाँ पर परियां पढ़ा रही हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं मर तो नहीं गई? मेरी आत्मा तो नहीं है यहाँ पर? मुझे बबीता ने धक्का दिया था, मैं नदी में गिर गई थी और फिर मैं यहाँ बादलों में। क्या मैं सच में मर गई? और ये मेरी आत्मा है। पृथ्वी पर मेरे गरीब माता पिता वो तो मेरी राह देख रहे होंगी कि उनकी बेटी स्कूल से वापस आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे बाद उनका क्या होगा? क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? प्यारी बेटी, आओ, परियों के जादुई गुलाब फूल स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। कैसा स्वागत? कौन सा स्वागत? मैं तो मर चुकी हूँ। मेरे गरीब माता पिता, मैं उनकी इकलौती संतान थी। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उन्होंने हमेशा गरीबी में अपना जीवन गुजारा है। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए भूखे रहे, फटे पुराने कपड़े पहने और देखो स्कूल के कुछ स्टूडेंट, इनके जलन की वजह से मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मैं मर चुकी हूँ। प्यारी लड़की, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, धीरज रखो। तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो और अपने घर वापस जा सकती हो। तुम परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल के पास हो। तुम जिस नदी में गिरी थी, हम परियां वहाँ पर जादुई सीढ़ियों की मदद से स्नान करने जाते थे। बस उसी समय हमने तुम्हें देखा और अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। घबराओ नहीं, आओ, परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल में आओ और तुम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकती हो। लेकिन मैं अपने माता पिता के पास कैसे जाऊंगी? और मैं रोजाना आपके गुलाब फूल के जादुई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने कैसे आ सकती हूँ? रिधिमा, हम किसी को भी अपने गुलाब फूल के जादुई स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो, अपने माता पिता के बारे में सोचती हो, उनसे प्यार करती हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ आने की इजाजत देते हैं और तुम जादुई सीढ़ियों की मदद से रोजाना हमारे स्कूल में आना और शिक्षा प्राप्त करना और कुछ ही समय में जादुई शक्तियों की मदद से तुम बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। रिधिमा को विश्वास ही नहीं होता कि एक गरीब मछुआरे की बेटी परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगी। कहाँ वो पृथ्वी के स्कूल में जाने के लिए भी तरसती थी और कहाँ उसकी किस्मत उसे लेकर आ गई। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वो रोजाना जादुई सीढ़ियों की मदद से बादलों में परियों के जादुई गुलाब फूल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आया करती थी और वो जादुई शक्तियों की मदद से कुछ ही समय में बहुत कुछ सीख जाती है और वो पृथ्वी पर सबसे कम उम्र वाली प्रिंसिपल बन जाती है। वो अपना एक स्कूल खोलती है और सभी गरीब अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।